हाँ भाई, पढ़ाई शुरू करें। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दो भाई। एक मिनट लॉग इन कर लूं, वापस थोड़ा एरर आ रही है। लिखे हेडिंग डालें। कल एक बार बता दीजिए कहां तक पहुंच गए थे। ठीक है, लिखें। हाँ जी, स्टार्ट नहीं हुआ क्या अभी तक? भाई बताइए, वीडियो आ रहा है क्या? सही है, चलो डिफ्रैक्शन को आगे बढ़ाते हैं और आज डिफ्रैक्शन पूरा हो जाएगा। आसान चैप्टर है। एक बार जो बातें मैंने आपको शनिवार को सिखाई थी उनको रिकॉल करता हूं, ठीक है? और समझिएगा ध्यान से। बात करते हैं डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। अब आप सुनिएगा, क्योंकि आज सारे न्यूमेरिकल आ जाएंगे 1.5 घंटे में पूरे डिफ्रैक्शन के। तो एक एक बात भी सुन लेंगे ना, तो पूरा डिफ्रैक्शन क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास स्लिट है। इस स्लिट की विड्थ बताइए ए। ये स्क्रीन। तो मुझे आप बताइए स्क्रीन पर क्या मिलता है? फ्रिंजेस मिलेंगी। और पता है कैसी फ्रिंजेस मिलती हैं? इस तरह से बीच में क्या मिलेगा? सेंट्रल मैक्सिमा। और ऊपर नीचे डार्क, डार्क, फिर मैक्सिमा, फिर मैक्सिमा, फिर डार्क। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने सेंट्रल मैक्सिमा काफी चौड़ा बनाया है। आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ सर, इसकी विड्थ सबसे ज्यादा होती है। कई बच्चे ये नहीं समझ पाते ये और ये में अंतर क्या है, पूरा चैप्टर हो जाए। इसलिए बातें समझिए। पर्दे पर तो ये फ्रिंजेस हैं, फ्रिंजेस, रेक्टेंगुलर फ्रिंजेस। क्योंकि जो स्लिट है ना, ये आपको दिख रहा है, ये ऐसा गत्ते का टुकड़ा है, आपको ये सामने से दिख रहा है, आपको ये छेद दिख रहा है। वास्तव में गत्ते का टुकड़ा ऐसा है और ये स्लिट ये पूरी रेक्टेंगुलर है। ये ऐसे रखी गई है, महसूस करिए। आपको क्या दिख रहा है? ये ऊपर का हिस्सा, ये नीचे का हिस्सा और बीच में स्लिट। बीच में ये होल नहीं है, वास्तव में ये पूरे गत्ते के टुकड़े में पूरा एक रेक्टेंगुलर स्लॉट है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्लिट। ये देखिए पर्दे पर ऐसा पैटर्न मिलेगा। और आपको ये चीजें याद हो तो मजा आ जाएगा। बताइए ये कहां मिलता है? फर्स्ट मिनिमा लेमडा डी बाई ए। ये मिलता है लेमडा डी बाय ए। और यही कहलाता है सबसे इंपॉर्टेंट 2 लैम्डा डी बाय ए, विच इज कॉल्ड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। देखिए यहां तक हम पहुंच गए हैं क्या? चेक करिए कहां तक पहुंचे आप। वाई पहुंच गए क्या? वाई। व्हाट इज वाई? फर्स्ट मिनिमा। मिल गया। ये भी क्या है? फर्स्ट मिनिमा, दोनों के बीच की दूरी। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कहलाता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा।
विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बातें समझिए, मैं अलग अलग बातें पूछता हूं आपसे, आप सुनना। 3 शब्द हैं, मैं आपसे पूछूं पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, सुनना सुनना। दूसरा क्वेश्चन विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, और तीसरा क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क बैंड ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल। तीनों परीक्षा के प्रश्न है, ध्यान से पकड़िएगा तो मजा आ जाएगा। केवल आप ये याद रखिए जो मैंने आपको डिराइव कराया था, इससे आप तीनों आंसर दे सकते हैं, बस समझदारी रखिएगा। आइए बोलिए, पोजीशन ऑफ, बताइए फर्स्ट मिनिमम कहां बन रहा है, वाई पर, खत्म, कितना, लैम्डा डी बाय ए, ओके। दूसरा विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, कहां से कहां बोलोगे सर, देखो यहां मिनिमा चालू हुआ, यहां मिनिमा चालू हो गया, तो इनके बीच की दूरी तो विड्थ है, कितनी है बताइए, कितनी है, क्या डबल कर दूं, ये वाई ऊपर ये वाई नीचे, तो टोटल 2y, कितना, 2 लैम्डा डी बाय ए। और तीसरे में मजा आ जाएगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे। बताइए तीसरा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क बैंड ऑन आइदर साइड। देखिए ये डार्क, ये डार्क, इन दोनों के बीच की दूरी वापस वही हो जाएगी 2 लैम्डा डी बाय ए। आप रटते रहोगे तो बेकार है, आप केवल इस ग्राफ में एक वैल्यू याद कर लो, सब हो जाएगा। मिनिमा की लोकेशन लैम्डा डी बाई डी ए, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2 लैम्डा डी बाई ए, डिस्टेंस बिटवीन ऑन आइदर साइड ऑफ फर्स्ट मिनिमा 2 लैम्डा डी बाय ए। इसको दिमाग में बैठाइए। बड़ा डी कौन है, बड़ा डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, छोटा ए कौन है, विड्थ ऑफ स्लिट। बैठाइए, समझिए, लिखिए। कल मैंने आपको इसका डेरिवेशन बता दिया था शनिवार को, अब आवश्यकता नहीं है वो आई का इतना बड़ा फॉर्मूला था आप याद करें, कोई जरूरत नहीं है। आपको डायग्राम में वैल्यूज पता हो ना, आप सब बता सकते हैं। अच्छा, मिनिमा की शर्त किसी को पता है, मिनिमा, मिनिमा की शर्त बताई थी, ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। ये लैंग्वेज कितनी बढ़िया, डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ऑन आइदर साइड ऑफ। तीनों क्वेश्चन है पेपर के, इसलिए यहां 5 मिनट खर्च करिए, बार बार परेशान नहीं होना है। आपको सटीक याद होना चाहिए, पहला मिनिमा लैम्डा डी बाई ए, बस इतना याद कर लीजिए, सब हो गया। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा उसका डबल कर दिया, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा लैम्डा डी बाई डी ए, दोनों के बीच की दूरी 2 लैम्डा डी बाई ए। ये मिनिमा मैक्सिमा की शर्त लिख लीजिए, याद होनी चाहिए। अच्छा, ये एंगल बता सकते हो, ये वाला एंगल, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा,
सोचिए, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, कितना बोलोगे? केवल थीटा, थीटा निकाल लेते हैं। वैसे आपको पता हो पोजीशन और एंगुलर पोजीशन में एक डी का फर्क होता है, वो याद है तो आप एक बार में बता सकते हैं। लो सर, ये थीटा है, ये वाई है, वाई है लेमडा डी बाई ए, डी उड़ा दो, लेमडा बाई ए। दिस इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। पूरा चैप्टर ला रहा हूं इस बोर्ड पर, पूरा डिफ्रैक्शन के सारे फंडे आ जाएं, फिर एक टॉपिक पढ़ाना है अपर्चर। अब अगली लैंग्वेज अगर दिमाग लगा के बता दो तो मजा आ जाए। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सोच समझ के, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से डायग्राम फील करिए। हाँ जी बोलिए। 2 - 1 लगेगा ही नहीं इसमें बेटा, वो बता दो। देखें, इन्होंने एक अच्छा सवाल पूछा है, एक बार सब लोग गौर करिए, थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी। ए साइन थीटा एन लेमडा, एन कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। जीरो तो रख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि सेंटर पे तो मैक्सिमा है। एक बार इसमें रखिए, कितना आएगा? ए साइन थीटा बराबर लेमडा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। बोलिए क्लियर है? ये कौन है? ये फर्स्ट मिनिमा। ये कौन है? सेकंड मिनिमा। याद करिए, मैक्सिमा कहां बनता है? मैक्सिमा दो मिनिमा के बीच में। ये पहला मिनिमा, ये दूसरा मिनिमा, ये पहला मरेगा मैक्सिमा। लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में बताइए, 1.5 लैम्डा। यहां रखिए एन की वैल्यू 1, क्या 1.5 आ जाएगा क्या? चेक करो, N1 3/2। 2n-1 नहीं ले सकते इसमें, इसमें N1 रखोगे तो क्या आ जाएगा बताइए? λ/2। λ/2 तो है ही नहीं, चालू ही कहां होगा पहला मैक्सिमा? 1.5। इसलिए देखिए यहां क्या आया है, 2n+1 एंड स्टार्ट फ्रॉम 1। इसलिए ध्यान दीजिए, यहां 2n+1 आएगा, क्योंकि लॉजिकली सोचिए ना, पहला लैम्डा पे है, दूसरा 2 लैम्डा पे है, तीसरा 3 लैम्डा पर है। अब जो जो मैक्सिमम बनेंगे वो तो इनके बीच में बनेंगे। हाँ भाई, बात हो रही थी एंगुलर विड्थ की, उसमें बताइए एंगुलर विड्थ क्या करें? क्या थीटा का डबल हो जाएगा क्या? क्या थीटा का डबल हो जाएगा क्या? बस आंसर क्या आ जाएगा बताइए? 2 थीटा। तो ये पूछा जाता है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब 2 मिनट रुकिए, एक बार इन सब डायग्राम को, इन फंडों को दिमाग में बैठा लीजिए। मुझे तो लगता है कि केवल एक वैल्यू याद करने से काम हो जाता है। मुझे क्या याद है मैं आपको बता देता हूं, और आप उससे फील करिएगा कि आप भी सारी चीजें पकड़ लेंगे। मुझे तो ये पहली लोकेशन रटी हुई है, y बराबर लैम्डा डी बाई ए, और ये थीटा डी को हटा देते तो लैम्डा बाई ए। बस
मैं तो ये याद है मुझे, y बराबर लैम्डा डी बाई, इससे मैं सब चीजें निकाल सकता हूँ। ये 5 सवाल हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों मॉड्यूल के पुराने पेपर्स के क्वेश्चन है। आप लैंग्वेज में उलझेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। आप केवल ये डायग्राम के साथ जाइए नीट में, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आइए मैं और समय लगा लेता हूं। पहला, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, खुद बताइए पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। पहला मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा कितनी दूरी पर, लैम्डा डी बाय ए, खत्म खत्म। दूसरा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब आप खुद बताइए, आप आओ, इसमें सेंट्रल मैक्सिमा कहां से कहां तक है, उंगली रख के बताओ। हाँ, दोनों उंगली एक साथ रख के बताओ। ये देखो, ये सेंट्रल मैक्सिमा इतनी चौड़ी है, साफ दिख रहा है ना। कितनी दूरी है, ये y है या 2y है, y है या 2y है, 2y, खत्म, बैठो। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, उसका डबल कर दिया, डबल कर दिया, 2 लैम्डा डी बाई ए। काय को रट रहे हो, जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात सुनो, डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क बैंड्स ऑन आइदर साइड, ये डार्क बैंड, ये डार्क बैंड, दोनों के बीच की दूरी फिर से 2y। आपसे पूछा जाए एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, ये फर्स्ट मिनिमा, इसकी एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन ऑफ पोजीशन में एक कैपिटल डी का अंतर होता है, हटा दिया। सेंट्रल की, ये सेंट्रल की, बताइए थीटा या 2 थीटा, थीटा या 2 थीटा, डबल कर दिया। तो आप इस डायग्राम के साथ जाओ ना। आप फॉर्मूले याद कर रहे हो, उलझ रहे हो, लैंग्वेज में परेशान हो रहे हो, फॉर्मूले के साथ खेलो, आपको कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। 2 मिनट करो, ये वाला डायग्राम फिर बना लो, कोई टेंशन नहीं है। 5 बार लिखना अच्छी बात है, आपको क्लैरिटी आनी चाहिए कि सर पैटर्न कैसा बन रहा है, क्या हो रहा है। पैटर्न आ जाएगा, काम हो जाएगा। बोलिए, बढ़े आगे। अब इसके साथ 4-5 सवाल जोड़ दो, तो आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूंगा इस इतनी छोटी बात याद करके। मॉड्यूल निकालिए, एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2। एक एक क्वेश्चन कॉपी में करते जाइए, सारे क्वेश्चन कर लें, ताकि एक भी सवाल फंसे नहीं घर पर। पहले आइए एक्सरसाइज 2 का 5वां सवाल। एक्सरसाइज 2 का 5वां, पांचवे में आइए, आराम से लैंग्वेज पढ़िए, गिवन लिखिए, सही डायग्राम बना के कोशिश करिए, तो 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। हाँ, क्या कह रहा है वो ध्यान से बताइए, क्या कह रहा है। वो वाली लैंग्वेज कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम,
5वां मैंने गलत दे दिया भाई। पहले आइए 4th नंबर पे, 5वां ही बताऊंगा। 4th नंबर पे आओ। फोर्थ नंबर पे आओ। फोर्थ पे आओ। लैंग्वेज पढ़िए, लैंग्वेज में सब कुछ है। स्क्रीन पे देख लीजिएगा, मॉड्यूल नहीं लाए हैं तो। अब देखो ये होशियार है, उसने ये नहीं पूछा विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम बताओ। कितनी बढ़िया लैंग्वेज पूछी है। द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस ऑन आइदर साइड। तुरंत डायग्राम बनाया वहीं पेपर के पास। ये पहला मिनिमा, ये पहला मिनिमा, ये दूरी 2y, 2y मतलब 2 लैम्डा डी बाय ए। बताइए लैम्डा 600 नैनोमीटर, लैम्डा 600 नैनोमीटर, लैम्डा 600 नैनोमीटर। अपने तो सारा काम मीटर में ही करना है हमेशा। सिंगल स्लिट 1 mm वाइड, 1 mm वाइड विड्थ दे रखी है 1 mm। पैटर्न कहां है? 2 मीटर पर, बड़ा डी 2। पूछा क्या है? पूछा है मुझसे है 2 लैम्डा डी बाय ए। भैया लैंग्वेज का खेल है, सही लैंग्वेज पकड़ लोगे तो मजा आ जाएगा। 2 लैम्डा डी बाई ए। बताइए 2 लैम्डा 600 बड़ा डी 2 अपॉन 1, तो कितना हो जाएगा? 6 2 12 2 24। ये ऊपर जाएगा 3 2 5 -4। किस में आएगा ये? मीटर में। ये किस में चाहता है? सेंटीमीटर में। कर लीजिए किस में चाहता है, चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन। 2.4 mm। छठा देखिए, छठा देखिए। छठा देखें। अब इतना आसान डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया, और इससे ज्यादा क्या लॉटरी चाहिए? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। एक बार बाहर जाके वो उधर वाली एक लाइट चल ऑन करो। हाँ जाओ, तो उधर कॉर्नर में एक चाहिए। अब बताइए विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। हाँ ठीक है, एक इधर वाली भी कर दीजिए ऑन। नहीं, इसको बंद कर दे वापस। हाँ ठीक है, आजा। चलिए विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना? 2 लैम्डा डी बाई ए। डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया, बहुत ही बढ़िया है, कहीं दिक्कत ही नहीं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में आइए, जिनके पास मॉड्यूल नहीं है बोर्ड पे देख ले। 21 बिल्कुल सोच समझ के करिएगा। हम चाहते हैं कि एक बार सारे क्वेश्चन आप हमारे साथ कर लें, सही कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे तो घर पे जल्दी प्रैक्टिस होगी। 21 सब ओरल क्वेश्चंस हैं। कपल ऑफ सेकंड, 10 सेकंड 15 सेकंड में आप ऑप्टिक्स का क्वेश्चन सही कर सकते हैं। बढ़िया रिवीजन हो और बढ़िया कॉन्सेप्ट तैयार हो। मतलब 1 मिनट तो बहुत ज्यादा है। अगर बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हैं तो
क्या बोलते हैं, फॉर्मूला भी नहीं लगाना चाहिए आपको। आप सोचो ना, वो बात कर रहा है एंगुलर विड्थ की, तो पहले तो बताओ एंगुलर विड्थ होती कितनी है, 2 लैम्डा बाय ए। देखिए ना, 2 लैम्डा बाय ए, देखो पन्ना पलटो, लैम्डा बाय ए तो ऊपर का होता है, नीचे भी लैम्डा बाय ए, तो कितना आ जाएगा 2 लैम्डा बाय ए। ठीक है, अब बताइए एंगुलर विड्थ है 2 लैम्डा बाय ए, क्या एंगुलर विड्थ लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? अब वो कह रहा है मैंने एंगुलर विड्थ को 30% कम कर दिया, तो क्या लैम्डा भी 30% कम हो जाएगा क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया, 30% कम हो जाएगा तो कितना रुपए बचेगा? 70% निकाल दो 6,000 का। लो हो गया सवाल, 1 2 1 2 7 42 आंसर। ऐसा सोचेंगे तभी तो वापस रिवाइज भी कर पाएंगे। अब मैं फॉर्मूला लिखूं फिर रेशियो लूं, वो तो आप इतने सालों से कर ही रहे हो ना। ये ऐसा दिमाग लगाइए ना कि थीटा लैम्डा के प्रोपोर्शनल, जो हाल थीटा का होगा वही हाल लैम्डा का होगा। हाँ सर मैं यहां तक पहुंच गया आपके साथ। अब थीटा को 30% कम कर रहे हैं, फिर लैम्डा भी तो 30% कम होगा, 30% कम हो गया तो बचा कितना? 70%। ऑब्जेक्टिव पेपर है, एमसीक्यू है, इसका फायदा उठाइए ना। आप तो उसी फोबिया में चल रहे हैं, फिजिक्स कठिन है, सवाल बड़े हैं, छोड़ने हैं। कहाँ आवश्यकता है, 10 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड में तो काम हो जाएगा कि जो हाल थीटा का वो हाल लैम्डा का। और एक बार दो बार इसको रिवाइज कर लोगे और शानदार तैयार। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लीजिए फिर इसको टॉपिक को आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर आइए 12 पे। 12 देखिए, बढ़िया सवाल है। 12 देखिए, अब इसमें एक नई बात है, पता है इसने एक लेंस लगा दिया जिसकी फोकल लेंथ दे दी। आशीष सर ये क्या नाटक है लेंस लगाना? अब ये समझदारी है, सभी लोग बोर्ड पे देखिए। ये पैरेलल लाइट आती है फ्रॉनहोफर में, सही बात है, और कहां पे पैटर्न बनता है? स्क्रीन पर। उन्होंने क्या करा, इसके आगे एक लेंस लगा दिया। आप खुद बताइए क्या होगा, पैरेलल लाइट लेंस पर गिरेगी तो इमेज कहां बनाएगी? फोकस पे। और फोकस पर ही क्या रखी जाएगी? स्क्रीन। इसका मतलब जो आज तक डी है क्या वो एफ नहीं हो जाएगा? सोचो, स्क्रीन क्या होती है? जहां पर इमेज पैटर्न बनता है। कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल लाइट की इमेज कहां बनाएगा? अपने फोकस पर, और हम फोकस पे क्या रखते हैं? स्क्रीन, तभी तो पैटर्न बनेगा। तो बताइए अगर वो कभी कभार कैपिटल डी नहीं दे, उसकी जगह क्या दे सकता है? फोकल लेंथ। अब पढ़ो क्या पूछा है, पढ़ो क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़ो। द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क बैंड। अगर याद नहीं है तो फिर मजा ही नहीं है पढ़ने का। तुरंत डायग्राम बनाकर, तुरंत, अरे सर ये पूछा है, ये सर ये तो याद है, वाई लैम्डा डी बाय ए। केवल वाई से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आप इस बात को लो ना कॉन्फिडेंस में, अरे यार मैं सिर्फ लैम्डा डी बाय ए याद कर रहा हूं, मेरे सारे क्वेश्चन बन गए। अब वाई पूछा है, लैम्डा डी बाय ए, लैम्डा बताओ। 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर में -2 और करो। बड़ा डी, बड़ा डी फोकल लेंथ होगी 60 सेंटीमीटर है, अपने तो मीटर में ही काम जचेगा। अपॉन अपर्चर का विड्थ 0.02 सेंटीमीटर है, मीटर में करो। अब पता है होशियारी क्या कहती है, क्यों हम आपको एक क्वेश्चन करा रहे हैं? आप पता है पूरा सॉल्व कर रहे हो, आप पूरा सॉल्व कर रहे हो, 10 की पावर में भी लगे पड़े हो। ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन सब दूर दूर हैं। वो कह रहा है 10 की पावर सॉल्व ही नहीं करनी। और मैं करता कब पता है, जब एक होता 0.15 सेंटीमीटर, एक होता 0.15 मिलीमीटर, एक होता 1.5, तब मैं 10 की पावर करूंगा ना। अभी पता है मैं क्या करूंगा, देखना आप देखना, 5 × 6 30,
30/2 15, आंसर 0.15। मैं 10 की पावर, आप यूं ही सॉल्व कर रहे हो, कह कहां रहा है वो सॉल्व करो। वो एक ही डिजिट, गणित का डिजिट तो वही रहेगा ना, 5 × 6 30, 30/2 15 ही आएगा। हाँ वो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, 0.15, 1.5 आ सकता है, वो तो 10 की पावर देगा। तो ये वाला दिमाग भी तो लगाओ कि जब ऑप्शन पता चल रहे हैं, हाँ यार ऑप्शन तो दूर दूर है, मैं पॉइंट हटा रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं, आवश्यकता ही नहीं है, काहे को कर रहे हो। तो सर कब करना चाहिए, वो आइडिया देता हूं ना। 0.15 होता, 1.5 सेंटीमीटर होता, 0.15 मिलीमीटर होता, तब 10 की पावर में मैं उलझता। अभी तो 10 की पावर में उलझने की जरूरत ही नहीं। करोगे तभी तो समय बचाओगे, तब 170 175 तक पहुंच पाओगे। और आप पावर सॉल्व करोगे, समय ज्यादा लगेगा। तो कॉम्बिनेशन बनाइए स्मार्टनेस का, प्रैक्टिस का, और सब संभव है। ऐसा नहीं है कोई हवा की बात है, संभव सब है। अब आइए 9th पर। सब कर लीजिए कि घर पे सर मैं रिवाइज करके आऊंगा कल बढ़िया पूरा। क्वेश्चन नंबर 9th, मॉड्यूल लाए हैं तो मॉड्यूल से करिए, नहीं तो स्क्रीन पर क्वेश्चन भी है। पांच मिनट देता हूं आपको, करो कोशिश, बैठो मत। मिनिमा और मैक्सिमा की शर्त लिखो पन्ना पलट कर, तो याद होगी, बैठो मत। हुआ, लगाओ दिमाग। वो कह रहा है फर्स्ट मिनिमा, तो बच्चों मिनिमा की शर्त लिखो। हाँ सर, ए साइन थीटा बराबर एन लेमडा, फर्स्ट मिनिमा n1 थीटा 30, खत्म पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, तो मैक्सिमा की शर्त लिखो, ए साइन थीटा बराबर 2n+1 λ/2, 2n+1 फर्स्ट मैक्सिमा n1, 2 + 1 3/2, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, एक बार में आंसर। लैम्डा से लैम्डा कटेगा, ए से ए कटेगा, साइन 30, ये 2/3, ये 3 बराबर 4 साइन थीटा, साइन थीटा 3/4। हार्डली आधे घंटा 45 मिनट का डिफ्रैक्शन टॉपिक है। आप एक डायग्राम से सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, केवल एक डायग्राम कि सर मुझे वाई अच्छे से याद है, मुझे मिनिमा मैक्सिमा की शर्त याद है, क्वेश्चन बन रहे हैं। और देखिए सारे कर लो ना, घर के लिए क्यों छोड़ना है, घर पे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना, दूसरा करो, दूसरा करो। कल मुझे करके दिखाओ, देखो सर मैं सारे क्वेश्चन कर लिए, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन का कुछ भी नहीं छोड़ा है। दूसरा 2-3 बार पढ़ो, क्या पूछ रहा है उस तक रिलेट करो। और 1 घंटे में डिफ्रैक्शन पूरा तैयार करके लाओ, कि सारे शॉर्ट नोट्स हैं, सारे फॉर्मूले बन गए, एनसीईआरटी पूरी कर ली।
क्या कह रहा है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, if the speed is increase and we have to comment on angular width, angular width, angular width, तो सबसे पहले तो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला तो मैं सोचना चाहिए कितना, 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय ये होता है। बोले क्लियर है? अब स्पीड बढ़ाने से क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी, लैम्डा का फॉर्मूला डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एच अपॉन एम वी, स्पीड बढ़ाओगे लैम्डा कम होगा, एंगुलर विड्थ लैम्डा के प्रोपोर्शनल, लैम्डा कम एंगुलर विड्थ कम। अभी तो इतना लिखा है ताकि समझ में आए, पेपर में कितना जल्दी सॉल्व होगा। स्पीड बढ़ाई लैम्डा कम होगा, लैम्डा के प्रोपोर्शनल, लैम्डा कम एंगुलर विड्थ भी कम। कौन सा? भैया क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, अगर सही फंडामेंटल आपने पढ़े हुए ना, आप एक क्वेश्चन में भी नहीं अटक सकते। करेंगे तो क्लियरिटी आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ सर 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब आइए एक बढ़िया सवाल, जिसकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा तो दिया था, अब वापस एक बार सिखाऊंगा तो और तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 7 पे, इस पूरे एक्सरसाइज 2 का सबसे प्यारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। 2 बार 3 बार समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, लैंग्वेज ही आपको एक बार में तो क्लियर ही नहीं होगी, आपको 2 बार 3 बार पढ़नी पड़ेगी, फिर पन्ने पलट के बताना पड़ेगा कि हाँ सर आपने बात हमें समझा रखी है। पहले लैंग्वेज पढ़ लीजिए। बना क्या? देखो, मैंने आपको बात सिखाई थी, आज एक बार फिर बताता हूं, पन्ना पलटे आपको मिलेगी ये बात। ये स्लिट है, वो कह रहा है वेवलेट्स कहां कहां से आ रही हैं, एज और सेंटर, मिड पॉइंट। पन्ना पलटो, एज और मिड पॉइंट के बीच में क्या पाथ डिफरेंस लिखवाया है क्या? कितना बताइए? a/2 साइन थीटा, ये एज और ये मिड पॉइंट। पर आशीष सर डेल्टा एक्स तो पूछा ही नहीं है। अच्छा तो पूछा क्या है सर? फेज डिफरेंस पूछा है, तो सर फेज डिफरेंस निकाल लेता हूं ना। दोनों के बीच में रिलेशन याद है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स a/2 साइन थीटा, 2 से 2 कटा, पाई/लैम्डा a साइन थीटा। आंसर। आंसर तो दूर दूर तक नहीं मिल रहा। गलती मैंने कोई नहीं करी, मिड पॉइंट का निकाला, डेल्टा फाई लगाया। मैं सोचा थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा, फिर एक शब्द पकड़िए, फर्स्ट मिनिमा। क्या यहां से हिंट मिल सकता है क्या? अब बताओ फर्स्ट मिनिमा की शर्त। फर्स्ट मिनिमा ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा और एन 1, तो एन साइन थीटा की जगह लैम्डा पुट करेंगे, पाई/लैम्डा इंटू लैम्डा। सबसे बढ़िया सवाल है, 2 बार रिपीट हुआ है, इसके बाद 2020 में भी आया है कोविड के पेपर में। आप देखिए ना सवाल की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़िया।
पहले बच्चे को डेल्टा एक्स आना चाहिए, यही याद नहीं है क्योंकि हमें तो ए साइन थीटा रटा होता है, उसने मिड पॉइंट से लाया, फिर डेल्टा एक्स से डेल्टा फाइव पर आके मैं अटक गया, अरे सर कुछ मिल ही नहीं रहा आंसर, फिर वापस पढ़ा क्वेश्चन तो उसने मिनिमा की शर्त भी लगवा ली, इसलिए सवाल क्वालिटी सवाल है। समझिए, वापस बता देता हूं। सबसे पहले पार्ट डिफरेंस, हाँ सर पार्ट डिफरेंस a बाई 2 साइन थीटा, उसके बाद फेज डिफरेंस, सर फेज डिफरेंस भी आ गया, पर सर फेज डिफरेंस से भी आंसर नहीं आ रहा, फेज डिफरेंस से भी आंसर नहीं आ रहा, तो फिर हमने क्या लगाई, मिनिमा की शर्त। अब एक बढ़िया बात और सीखिए, फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन और करना है। बोलो, चलो अब एक बात और सीखिएगा, तो इसको बंद करते हैं प्रोजेक्टर को, फिर आगे पढ़ेंगे। सीखिएगा, मेरे पास ऐसा सेटअप है, आप क्या चिल्लाएंगे, कौन सा एक्सपेरिमेंट है, कौन सा एक्सपेरिमेंट, एक बार मैं देखते ही वाईडीएससी, पर मैं लिख रहा हूं डबल स्लिट डिफ्रैक्शन, क्या कराना चाहता हूं, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। अब इसकी कहानी मैंने आपको सिखाई थी और मैंने एनसीईआरटी का आपको ग्राफ भी दिखाया था, आज फिर बताता हूं ताकि दिमाग में बात सेट हो। पता वाईडीएससी से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपने कहा था सर मुझे इक्वल इंटेंसिटी और इक्वल विड्थ की क्या मिलती है, फ्रिंजेस। कब, जब वाईडीएससी होता है। पता वाईडीएससी में जो सोर्स होते हैं वो पॉइंट सोर्स होते हैं, बहुत छोटा होल करते हैं, जबकि इसमें साइज थोड़ी बड़ी है। अब आप बताइए ये अकेला स्लिट क्या डिफ्रैक्शन करेगा क्या, हाँ अकेला स्लिट के डिफ्रैक्शन से आप क्या कह रहे हो, सर पैटर्न तो ऐसा मिलना चाहिए। पहले इन पैटर्न को समझो तो सही, आगे क्यों भाग रहे हो, पहले दिमाग दौड़ाओ। सर ये किसका पैटर्न है, वाईडीएससी का, जब दो सोर्स का सुपरपोजिशन होता है। ये किसका है, केवल एक स्लिट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस का सुपरपोजिशन। तभी तो मैंने आपको एक पैराग्राफ पढ़ाया था, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में कोई अंतर नहीं है। व्हाट इज इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स कमिंग फ्रॉम S1 एंड S2, एंड व्हाट इज डिफ्रैक्शन, सुपरपोजिशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेव्स जो कि एक ही सोर्स के अंदर से आ रही है, हाँ या ना। तो पर्दे पर मिलेगा क्या, ये कहेगी मैं अपना डिफ्रैक्शन, ये अपना डिफ्रैक्शन, और इन दोनों के बीच में दो सोर्स के कारण सुपरपोजिशन का इंटरफेरेंस। तो पर्दे पर बच्चों जो पैटर्न मिला वो कुछ इस तरह से मिला। ये देखिए, ये पर्दे पर मिला इस तरह से। ये कौन है, ये क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा। ये जो ऊपर ऊपर मैंने रेड वाला कर्व बनाया है, दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा या डिफ्रैक्शन पैटर्न का कर्व है, मानते हैं क्या। ये बता सकते हैं ये चौड़ाई कितनी होगी, ये चौड़ाई, ये आपको रटी हुई है 2 लैम्डा डी बाय ए। क्वेश्चन कैसा आया पेपर में, क्वेश्चन आया इस सेंट्रल चौड़ाई के अंदर इंटरफेरेंस की 10 फ्रिंजें बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी 10 बन रही हैं। तो बताओ इसको चुपचाप किसके बराबर कर दोगे, 10 बीटा। महसूस करिए, जब आपको ये बात पता चलेगी तभी आप वो सवाल कर पाओगे। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ग्राफ था, मैंने आपको दिखाया भी था, थ्योरी में दे रखा है कि एक डिफ्रैक्शन पैटर्न है ये, पर इसके अंदर ये जो फ्रिंजेस हैं वो किसकी हैं, S1 S2 के सुपरपोजिशन से। अब मैं कौन सा क्वेश्चन कह रहा हूं वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5,
अब आइए 5 पर दमदार तरीके से। अच्छा, छोटा डी छोटे ए में बच्चे परेशान होते हैं, आप मत होइए। आइए मैं आपको समझाता हूं। ये दोनों स्लिट के बीच की दूरी ये होती है छोटा डी, और एक स्लिट की विड्थ ए। ये डायग्राम बनाइए और फिर उस क्वेश्चन में उतरिए, मजा आ जाएगा आपको। एनसीईआरटी से उड़ लिया गया है। मैं आपको उस दिन 10.3, 4, 5, 6, 7 करके दिखाए थे कि सारे क्वेश्चन पेपर में आए हैं एनसीईआरटी से। इसलिए एनसीईआरटी करना, पढ़ना, ग्राफ देखना बहुत जरूरी है। आप थ्योरी मत पढ़ो, पर उसके जो क्वेश्चंस हैं पीछे के वो तो करो। अब आ रहा हूं मैं 5वें पर। डायग्राम जरूर बनाइए। एक बार मैं और बोलता हूं, सर आपने ये क्या बनाया? ये वाईडीएसई से मेरा एक्सपेक्टेशंस था। ये डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट था। ये है डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट। पहली स्लिट कह रही है मैं अपना डिफ्रैक्शन पैटर्न दूंगी, दूसरी अपना पैटर्न देगी, दोनों में इंटरफेरेंस होगा, वो अपना पैटर्न देगा। तो पर्दे पर फाइनल ओवरलैपिंग करके सुपरपोजिशन से ऐसा पैटर्न बना, एंड दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। आप मुझसे बोल सकते हो, अरे सर इसकी तो फिर बराबर तो नहीं आ रही है। बराबर तो नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है बराबर, बिल्कुल बराबर नहीं आ रही है, पर ये फाइनल रिजल्ट है, ऐसा मुझे मिलता है। अकेला वाईडीएसई करूंगा और पिन होल से करूंगा, बहुत छोटे पॉइंट सोर्स से, तब तो मुझे बराबर ही मिलेगा। पर ये पूरा वाईडीएसई को पूरा का पूरा कंपेयर कहां कर पा रहा है? क्योंकि अंदर ही अंदर क्या हो रहा है? डिफ्रैक्शन भी हो रहा है। चलिए अब कर सकते हैं क्या क्वेश्चन? लगाओ दिमाग 5वें में, लगाओ 5वें में दिमाग। वैल्यू सही रखिएगा सोच समझ कर। कितना आंसर? 2 लैम्डा डी बाय ए इज इक्वल टू कितनी? 5 है, 10 है? 10 बीटा। 2 लैम्डा डी बाय ए, बीटा का फॉर्मूला वाईडीएसई, लैम्डा डी बाय छोटा डी, लैम्डा डी से लैम्डा डी कटा, 2/a इक्वल टू 10/d। क्या दे रखा है बताओ? स्लिट विड्थ दे रखी है क्या? क्या दे रखा है? ए या डी? ए पूछा है, डी बताइए कितना? 1 mm। 10a बराबर 2 mm, ए बराबर 2/10 mm, 0.2 mm। ये मैंने आपको सिंगल स्लिट के सारे क्वेश्चन बता दिए। अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। हेडिंग डालिए, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर अपर्चर। डिफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर अपर्चर। अब स्क्रीन पर डायग्राम देखिए, क्यों 3 डायमेंशन से जल्दी समझ में आता है। क्या अंतर लग रहा है आपको? पता है अभी तक पर्दे पर फ्रिंजेस बन रही थी, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। अब आप देखिए, पहले कार्डबोर्ड में आपने एक स्लिट बनाई थी रेक्टेंगुलर, अब स्लिट नहीं है, क्या है? सर्कुलर अपर्चर। फ्रिंज पैटर्न देखिए, पहले बन रही थी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा।
अब रेक्टेंगुलर फ्रिंज नहीं बन रही, कैसी बन रही है? सर्कुलर। और सोचकर बताइए सबसे ज्यादा मैक्सिमा कहां मिलेगा? सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ब्राइट है और मिलना भी चाहिए था, क्योंकि तो मैक्सिमम एनर्जी तो कहां जा रही है? सेंटर पर। हमने जो प्रैक्टिकल किया था वो यही तो किया था। हमें पता क्या मिला था? सिर्फ यहां इल्यूमिनेशन, बाकी सब जगह डार्क। जबकि वास्तव में लाइट वहां भी पहुंच गई जहां उसको नहीं जाना चाहिए था। यही तो डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन थी, द बेंडिंग ऑफ लाइट एंड एंटर्स इनटू इट ज्योमेट्रिकल शैडो। महसूस करिए, केवल फॉर्मूले रटने से कैसे काम चलेगा? कि हाँ सर, अभी तक क्या था? अभी तक थी स्लिट, तो पैटर्न पता है कैसा बन रहा था? पैटर्न बन रहा था रेक्टेंगुलर फ्रिंजेस। अब देखिए कैसा बन रहा है, कैसा? सर्कुलर। एक डायग्राम और दिखाता हूं आपको कि वास्तव में प्रैक्टिकली कैसे काम करता है ये देखिए, ये देखें। अब आप महसूस कर पाएंगे, ये लाइट आ रही है, ये क्या है? ये सर्कुलर अपर्चर। और ये देखिए पैटर्न, ये देखिए। अब आपको फील आ रही होगी, पहले क्या बन रहा था अभी तक? पट्टियां, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा। अब देखिए कैसी बन रही है, कैसी? सर्कुलर। आपको पीछे तक नहीं दिख रही होंगी, पर यहां समझें, यहां क्या दिख रहा है? मैक्सिमा, उसके बाद फिर मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मिनिमा मैक्सिमा, ऐसे मिल रहा है। यही हमारी हेडिंग है, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर अपर्चर। पढ़ लेते हैं, आधे घंटे का टॉपिक है, फिर इस पे सवाल कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से ये डायग्राम से क्या बात फील आ गई? क्या क्या हो रहा है? ये सर्कुलर अपर्चर है। आपने जो पढ़ा था ना वो ये था, अब महसूस करो। ये देखो, हमने जो आज तक पढ़ा वो क्या था? ये थी स्लिट। स्लिट, ये पूरी स्लिट है, रेक्टेंगुलर स्लिट। देखिए पैटर्न भी वैसा ही बन रहा है, स्लिट 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 जैसा पैटर्न बन रहा है। अभी क्या है? सर्कुलर अपर्चर। तो कॉन्सेप्ट तो वही है, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, पर अब फ्रिंजेस ना बनकर कैसी फ्रिंज बन रही है? सर्कुलर। अब आप हेडिंग पढ़िए, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर अपर्चर। इसकी हेडिंग क्या थी जो सामने डायग्राम दिख रहा है? ये क्या था? डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। और ये जो हम देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये है डिफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर अपर्चर। ये देखिए, बोलो क्या क्लियरिटी है क्या? अब फटाफट इसके कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, न्यूमेरिकल हो जाएंगे। तो डायग्राम से आपको एक क्लियरिटी आई कि अच्छा वहां स्लिट थी, इसलिए पैटर्न स्लिट के फॉर्म में बन रहा था, रेक्टेंगल, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा। यहां भी मैक्सिमा मिनिमा बन रहा है, पर कैसा? अब क्या परेशानी है वो उसको देखते हैं। लिखिए, हेडिंग डालिए, लाइट ऑन कर देना भैया सारी। अब पढ़ लेते हैं फटाफट। देखें, अब समझिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और शानदार है। काफी फंडे बनेंगे इससे, लिखते जाइए बनाते जाइए। अब मैंने यहां पर एक अपर्चर लगा दिया, सर्कुलर होल। ये मेरी स्क्रीन, ये लाइट आ रही है। ये लाइट आ रही है। अब रे ऑप्टिक्स से तो आप क्या प्रिडिक्शन करते हैं? जो हमने एक बार अंधेरा करके दिखाया था आपको कि बीच में क्या दिखना चाहिए था? एक होल, बाकी सब जगह अंधेरा। वो तो क्या था? रे ऑप्टिक्स का जंक्शन। पर अब रे ऑप्टिक्स नहीं है, क्या है? वेव। अब बताइए पैटर्न कैसा बनेगा? पैटर्न अभी आप बना कर आए हैं, कैसा? बीच में इल्यूमिनेशन, फिर डार्क, फिर वापस इल्यूमिनेशन, फिर डार्क। कैसी फ्रिंजेस? सर्कुलर। बोलो बातें समझ में आ रही हैं क्या? और सर फिर ये क्या बनाते हो आप? इन दोनों में अंतर तो बताओ सर, क्या अंतर है? फिर बोलो ना। ये तो पर्दे पर फ्रिंजेस का पैटर्न है, और ये उनकी क्या है? इंटेंसिटी। आपने डायग्राम में देखा होता, सबसे ज्यादा कौन चमक रहा था? सेंटर वाला। लगभग 85% इंटेंसिटी तो कहां है? सेंटर के पास। उसके बाद वह तो इंटेंसिटी बहुत फेड होती जा रही है। बोलो। और यही हम लोकेट करना चाहते हैं, फर्स्ट मिनिमा। ये थीटा स्टैंडर्ड होता है, आपको याद भी हो, हमने रे ऑप्टिक्स में बताया था, 1.22 लैम्डा बाय ए। व्हाट इज ए?
व्हाट इज ए? साइज ऑफ अपर्चर। लिखना चालू करिए। अब यहां से कुछ फंडामेंटल बातें सुनिएगा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस पर दो बिगनर बॉक्स हैं। आज जो हम डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं वो दोनों बिगनर बॉक्स करिएगा, 7-8 क्वेश्चन मिलेंगे। 2 तो मैंने पूरी करा दी है, तो बिगनर बॉक्स और एक्सरसाइज 3 करना आज, कुल 15 क्वेश्चन। वन 1.22 लैम्डा बाई ए। पता है सिंगल स्लिट में क्या मिल रहा था, याद है? थीटा लैम्डा बाई ए। इसकी सेम मैथमेटिक्स वैसे ही फंक्शंस बना के करेंगे तो यहां आता है 1.22 लैम्डा बाई ए। अब कुछ आगे की बातें काम की, ये तो सब एक्सपेरिमेंटल है जो आपने स्लाइड में देख भी लिया। अब मैं कुछ बढ़िया बातें आपको सिखाता हूँ, वो सीखिए। क्या दिक्कत आती है, क्या इसमें फंडे हैं। पेन पेंसिल छोड़िए, 15 मिनट समझिए बोर्ड पर। 10वीं क्लास मेरी ये कहती है कि पैरेलल लाइट आएगी। हाँ भाई, कहाँ इमेज बनाएगी? फोकस पर। फोकस पर। ये मेरी 10th क्लास के नोट्स में लिखा हुआ है। फोकस पर एक इमेज पॉइंट बनना चाहिए। पर पता है ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? आपके पास दोनों चीजें हैं। जब लाइट उस लेंस में से गुजरेगी तो लेंस एक सर्कुलर अपर्चर की तरह काम करेगा और लाइट को क्या करेगा? डिफ्रैक्ट। पर आशीष सर वो डिफ्रैक्शन तो बहुत कम होगा। बिल्कुल बहुत कम होगा, पर होगा तो सही। और डिफ्रैक्शन होगा तो पता है यहां पर एक इमेज नहीं, ऐसी ऐसा पैटर्न बनेगा। तो क्या मुझे ऐसा कर्व दिखता है? कर्व नहीं दिखता भाई, ये तो उस इमेजेस का क्या है? इंटेंसिटी पैटर्न। दिमाग से पहले तो ये हटाइए, क्या कर्व दिखता है? ना ना, ये आप बार बार क्या बना रहे हो? इंटेंसिटी पैटर्न। आपको एक इमेज दिखती है क्योंकि आपको उसका क्या दिखता है? मैक्सिमा। बाकी पता है क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि बहुत इनकी इंटेंसिटी कम है। अब बातों को रिलेट करते जाइएगा। अब मैंने रखे साहब दो ऑब्जेक्ट, O1 और O2। अब सुनना, O1 की इमेज यहां बनेगी पर पॉइंट इमेज नहीं बनेगी ड्यू टू डिफ्रैक्शन। क्या ऐसा बनेगा पैटर्न? आपने O2 को यहां रखा, इसकी इमेज यहां बनी, इसका भी पैटर्न बना। अगर ये पैटर्न दूर दूर हैं तो आंखें उसको रिजॉल्व कर लेगी। ऐसा भी तो संभव है कि ये दो पैटर्न, ये ऑब्जेक्ट इतने पास आ जाएं कि इसका पैटर्न और इसका पैटर्न क्या कर जाए? ओवरलैप। सर कैसे? ऐसा थोड़ा बातें ऊपर से जा रही हैं, आओ मैं बताता जाता हूं। 5 बार सुन लीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको। हाँ भैया, लास्ट बेंच वाले भैया खड़े होकर तेज आवाज में बताइए, कितने डॉट? एक। ऐसा थोड़ी ना कि वो देख नहीं पा रहे, देख तो पा रहे हैं तभी तो बोल रहा है एक डॉट। पर वास्तव में एक नहीं है, ये दो डॉट है। क्यों भाई? आंख क्यों नहीं रिजॉल्व कर पा रही? शब्द आप सही बोल नहीं पा रहे। देखना अलग है और क्या ओके है उसका? क्या ओके है? देखना ओके है, क्या गड़बड़ है? रिजॉल्व नहीं कर पा रहा। आज बढ़िया बात सुनिए, हो क्या रहा है? इन दोनों की रेटिना पर क्या बन रही है? इमेज। ये आंख मान लो, लो साहब ये आंख बन गई, ये आंख का लेंस है और ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो डॉट बनाए। इन दोनों डॉट की रेटिना पर क्या बनेगी? इमेज। और इमेज पॉइंट इमेज नहीं, ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऐसा पैटर्न बनेगा। और अगर दोनों के डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या कर गए? ओवरलैप, तो आपको दोनों इमेजेस कैसे दिखेंगी? ब्लर्ड। या आप बोलोगे सर मैं रिजॉल्व नहीं कर सकता। फिर सुनिए, मुझे ये ट्यूबलाइट और ये पंखा दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। मेरे रेटिना पर इन दोनों की एक इमेज बन रही होगी, अलग 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 बनेगी, तभी तो मैं डिस्टिंग्विश कर पा रहा हूं। कारण बताइए सर। पंखे का पैटर्न ये रहा, ये आपका ट्यूबलाइट का पैटर्न। पैटर्न इतने दूर हैं कि रेटिना में कोई भी किसी भी तरह की ओवरलैपिंग नहीं हो रही।
सर हम तो सोच रहे थे पॉइंट इमेज बनती है, यही तो बात आज सोमवार को सीखिए। लेंस में जब लाइट निकलती है तो लेंस डिफ्रैक्ट भी तो करेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी है सर्कुलर अपर्चर। तो सर डिफ्रैक्शन तो बहुत कम होता है, बिल्कुल बहुत कम होता है, पर होता तो है। और होने के कारण ही तो ये परेशानियां डेवलप होने लग गई कि सर मुझे चीजें कैसी दिख रही हैं, मिलती हुई। वो बच्चा क्या बोल रहा है, सर ये एक डॉट है। अब मैं आपको ले चलता हूं थोड़े और अच्छी फिजिक्स पर। मैं छत पे खड़े होकर तारा देख रहा हूं, मुझे एक तारा दिख रहा है। क्या मेरी आंखें कमजोर हैं क्या? अगर आंखें कमजोर होती तो तारा नहीं दिखता। मैं देख तो पा रहा हूं, पर जब मैंने उसको टेलीस्कोप से लगा के देखा ना, तो मुझे वो 5-6 तारे दिखने लग गए। यार ये क्या हुआ, एक था और 5-6 दिख रहे हैं? कारण बताइए, खुद कोशिश करिए धीरे धीरे बोलने की। सर वो 6 तारे अलग अलग थे, पर आपकी आंखें उनको रिजॉल्व, तो आपको एक तारा नजर आ रहा था। वास्तव में तारे कितने थे पता है? टेलीस्कोप ने ऐसा क्यों कर दिया, मजा आ जाएगा, सुन लीजिए। हमारी आंख के लेंस का अपर्चर होता है बहुत कम, हम इसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते, पर टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस लेते हैं बहुत बड़ा। सोचिए बहुत बड़ा लेने से क्या होगा, बहुत बड़ा लोगे तो साइज ऑफ अपर्चर बढ़ जाएगा। साइज ऑफ अपर्चर बढ़ जाएगा तो वो छोटे से छोटे एंगल को भी रिजॉल्व कर पाएगा, और उसकी रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि रिजॉल्विंग पावर थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सर ये कैसे, सर इनवर्सली कैसे? आप खुद सोचो ना, उस दिन बताया था, आज फिर बताता हूं। ये आंख है, ये आंख पे दोनों बना रहे हैं। दूसरी आंख कह रही है अरे सर मैं तो कम थीटा को भी रिजॉल्व कर लेता हूं। ये आंख कह रही है नहीं सर इससे पास मत लाना। कौन सी आंख की रिजॉल्विंग पावर बढ़िया है, ऊपर या नीचे? ये क्या कह रही है, सर मैं तो पास पास ऑब्जेक्ट होते हैं ना जिनके बीच का एंगल बहुत कम होता है, मैं उनको भी रिजॉल्व कर लेता हूं। इसका मतलब जिसका थीटा कम उसकी रिजॉल्विंग पावर। अब बताइए टेलीस्कोप का फायदा, 2021 का क्वेश्चन है, 2018 में भी आया। बताइए टेलीस्कोप का फायदा, बोलिए धीरे धीरे। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर, अपर्चर बड़ा होने से थीटा, थीटा कम होने से रिजॉल्विंग पावर। मेरी आंख की लिमिटेशन है, मेरी आंख की लिमिटेशन में क्या बदल सकता हूं? ए बदल नहीं सकता, वो तो भगवान ने दिया अपर्चर का साइज। लैम्डा भी आपके हाथ में नहीं है। व्हाट इज लैम्डा? वेवलेंथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार, कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। वो तो व्हाइट लाइट ही है जिसकी वेवलेंथ 4000 से 8000 के बीच में लाई करेगी। क्या बात समझ रहे हैं? आपके हाथ में लैम्डा नहीं है, आपके हाथ में ए भी नहीं है, इसलिए तो ह्यूमन आई का थीटा फिक्स है, जिसे बोलते हैं 1 मिनट। 1 मिनट, इसका मतलब आप उन चीजों को रिजॉल्व नहीं कर पाओगे जिनके बीच का एंगल 1 मिनट से कम होगा। 1 मिनट से ज्यादा होगा आप रिजॉल्व करो, जैसे कैमरा और प्रोजेक्टर। अरे सर आप बढ़िया रिजॉल्व कर रहे हो, प्रोजेक्टर अलग है कैमरा अलग है। कारण बोलिए सरल भाषा में। ये दोनों मेरी आंख पर एंगल बना रहे हैं, और ये एंगल 1 मिनट से ज्यादा है। अब आइए उस बालक पर, वो कह रहा था सर ये एक डॉट है। अच्छे से बोलो ना, पहला सर वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, ओके। दूसरा बोलो, इन दोनों डॉट के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल 1 मिनट से कम है, इसलिए रिजॉल्व नहीं हो रहा। टेलीस्कोप क्यों रिजॉल्व कर देगा इन्हीं को? क्योंकि टेलीस्कोप का ए ज्यादा है। अब बात समझिए, टेलीस्कोप का ए ज्यादा है तो उसकी रिजॉल्विंग पावर। तो हमने आज तक क्या सुना था, 12वीं तक 10वीं तक, यार टेलीस्कोप तो बड़ा करता है। टेलीस्कोप क्या करता है? बड़ा। आज अच्छा बोलिए, टेलीस्कोप रिजॉल्व करता है। ऑब्जेक्टिव लेंस का काम बड़ा करना नहीं है, मैंने आपको सिखाया भी था। ऑब्जेक्टिव लेंस तो छोटी इमेज बनाता है, बना रहा है ये इंपॉर्टेंट है। मेरी आंख की रेटिना पर ये कितनी इमेज बन रही है? वो क्यों चिल्ला रहा है एक, क्यों चिल्ला रहा है एक भाई? उसकी रेटिना पर एक इमेज बन रही है, टेलीस्कोप से देखने पर 2 इमेज बन रही हैं। टेलीस्कोप ने उनको क्या कर दिया? रिजॉल्व। दो अलग शब्द हैं, रिजॉल्व अलग है, मैग्निफिकेशन अलग है। रिजॉल्व करना होता है अलग अलग देखना, मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है? बड़ा करना। पता बड़ा कौन करता है? बड़ा तो आईपीस करता है। सोचोगे तो मजा आएगा कि सर इतनी बातें समझने की हैं।
ये हमारी आंख पर ये रेटिना पे ऐसे पैटर्न बन रहे हैं। इसी के बाद तो वैज्ञानिक आए जिनका नाम था और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया रेले क्राइटेरिया। क्या दिया, सुनिए ध्यान से, कि अगर दो पैटर्न बहुत दूर दूर हैं तो बताइए क्या आप इनको रिजॉल्व कर पाओगे? यस यस, इजीली रिजॉल्व, नो टेंशन। अगर ओवरलैप कर गए, ये पहला और यही दूसरा इसके साथ मिक्स हो गया, अब क्या होगा? आंख पहचान ही नहीं पाएगी। आंख को क्या लगेगा, ये तो एक ही है, दो है ही नहीं, जैसे उस आंख को लग रहा है। अब आपके पास तीसरा सेंटेंस आ गया। पहला, सर उस बालक की आंख रिजॉल्व नहीं कर पा रही थी। दूसरा सेंटेंस, सर इन दो ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल 1 मिनट से कम है। तीसरा एक्सप्लेनेशन मजेदार, आंख के रेटिना पर ऐसा पैटर्न बन रहा है और आंख सब मिक्स होता हुआ दिखाई दे रही है, और क्या बोल रहा है? एक। उन्होंने फाइनल बताया, आप फाइनली तब तक रिजॉल्व कर पाओगे जब पहले का मैक्सिमा एग्जैक्ट दूसरे के मिनिमा पर लाई करे। दिस इज फाइनली रिजॉल्व। और आप सोचो, आप इसका एक्सप्लेनेशन भी सोच सकते हो। हाँ सर, मुझे इसका मैक्सिमा दिख रहा है, उस समय दूसरे का, मतलब उस समय तो पहले ही दिखाई दे रहा है, और जब मैं दूसरा देख रहा हूं तो दूसरे का मैक्सिमा के समय पहले का, तो मुझे कहीं रिजॉल्व में दिक्कत ही, इसमें परेशानी आ रही है। यहां इंटेंसिटी इसकी भी है और इसकी भी है, यहां भी इसकी भी है और इसकी भी है, दोनों है, मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा। एंड दिस इज कॉल्ड जस्ट रिजॉल्व। ये कब है बताइए? कैन नॉट रिजॉल्व। अब बताइए क्या पूरी कहानी समझ में आ रही है? अब वापस धीरे धीरे स्टेप वाइज रिकॉल करता हूं, आप पकड़िएगा बातों को। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही डायग्राम बनाइएगा। सबसे पहला ये, हम सोचते थे पैरेलल लाइट आती थी, फोकस पर इमेज पॉइंट बनेगा। आज बेहतर बोलिए, इमेज पॉइंट ना बनकर डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है, और एक इमेज ना बनकर बहुत सारी इमेज बनती है। पर सर मैं तो एक ही दिखती है, क्यों दिखती है आपको वो भी समझ में आ रहा होगा। इसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है, इसकी ब्राइटनेस इतनी कम होती है कि वो आपको दिखती ही नहीं है। पर बच्चों डिफ्रैक्शन तो होगा, डिफ्रैक्शन तो होगा, और सर बहुत कम होगा, बिल्कुल बहुत कम होगा, पर होगा। और ये कब परेशानी देगा? जब आप दो ऑब्जेक्ट्स की बात करोगे। ये आंख है, ये आंख का लेंस, ये दो ऑब्जेक्ट, दोनों की इमेज आपके हिसाब से पॉइंट इमेज होनी चाहिए थी, पर पॉइंट इमेज नहीं है। क्या बन रहा है? डिफ्रैक्शन पैटर्न। और ये अगर बहुत पास हो गया तो आंख उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएगी। क्वेश्चन पूछा जाता है, दो पिलर हैं, कभी आपने पढ़ा हो इस तरह का क्वेश्चन? 2 बार पेपर में आया है। ह्यूमन आई है, ये पिलर की दूरी है 11 किलोमीटर। आपसे पूछा गया इन पिलर्स के बीच का सेपरेशन बताओ ताकि आंख इसको रिजॉल्व कर सके। पता है क्या करोगे? इसका एंगल निकालोगे और उस एंगल को 1 मिनट कर दोगे। क्यों 1 मिनट कर दोगे? क्योंकि आंख 1 मिनट तक रिजॉल्व कर सकती है। अगर इन पिलर्स के द्वारा, सेंटेंस बोलोगे तब मजा आएगा, इन पिलर्स के द्वारा आंख पे बनाया गया एंगल 1 मिनट से कम होगा तो आंखें रिजॉल्व नहीं कर पाएंगी। जैसे वो बालक रिजॉल्व नहीं कर पा रहा था। आप बोल ही नहीं रहे हो इसलिए टॉपिक से भाग रहे हो। आप सेंटेंस बोलो ना, इन दो ऑब्जेक्ट्स के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल 1 मिनट से कम है। प्रश्न है, दो पिलर हैं, 11 किलोमीटर की दूरी पर हैं, उन पिलर्स के बीच का सेपरेशन बताइए ताकि आंखें दोनों पिलर्स को डिस्टिंग्विश कर सकें। आप कहोगे दोनों पिलर्स के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल 1 मिनट होना चाहिए। हो गया खत्म। क्या बात समझ आ रही है? क्वेश्चंस करके देखते हैं। लिखना चालू करिए। क्या क्या लिखूं सर? ये लिख लीजिए फटाफट, ये वाले पैटर्न बना लीजिए। ये रेले क्राइटेरिया कहलाता है। तो सर्कुलर अपर्चर की बात हो रही है बच्चों, रिजोल्यूशन की बात हो रही है। अब टेलीस्कोप को आपको और अच्छा समझ में आएगा। अच्छा यार, टेलीस्कोप का बड़ा अपर्चर क्यों लेते हैं? बड़ा अपर्चर लेने से उसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम हो जाता है। इस साल भी आया, 2021 में सवाल आया है ये। ऑल ऑफ द अबव आंसर था इसका, थीटा कम हो जाता है।
आज घर जाके डिफ्रैक्शन पढ़ो बस, 1 घंटा, केवल 4-5 घंटे जरूरत नहीं है, 1 घंटे में कॉपी पढ़ो, एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन करो और बिगनर बॉक्स, और कल आप देखना आप कहोगे सर मेरे से सारे क्वेश्चन बन गए डिफ्रैक्शन के, क्योंकि फॉर्मूले के साथ एक बेसिक समझ जुड़ती जाएगी ना कि अब डिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर कर कॉर्नर से क्या हो रही है, डिफ्रैक्ट, अपर्चर है वो, तो लेंस भी तो सर्कुलर अपर्चर है, ये आंख का लेंस हो सकता है, ऑब्जेक्टिव का लेंस हो सकता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हो सकता है। दोनों में अंतर समझना, जो थीटा होता है ना, इसका मतलब होता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, इसका फॉर्मूला होता है 1.22 लैम्डा बाय ए, 2020 में न्यूमेरिकली आ गया डायरेक्ट, लैम्डा दे रखा था, ए दे रखा था, दिस इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। आप एक बार नाम को भी पढ़ोगे ना आपको कितना अच्छा लगेगा, लिमिट, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, इससे कम थीटा पे आओगे तो रिजॉल्व नहीं होगा। नहीं बोलते हैं घर पे माता पिता बोलते हैं हाँ भाई 9 बजे तक लिमिट है रात को, तेरे ट्यूशन दोस्ती खेलना इधर उधर घूमना, 9 बजे के बाद घर में एंट्री नहीं है, तो 9 क्या है, 9 एक लिमिट है कि माता पिता ने बोल रखा है भाई 9 बजे तक पहुंचना है, तो इसका नाम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या रखा गया, आप बोलकर याद करोगे मजा आएगा, सर इससे कम थीटा हो गया तो आंखें फिर उसको रिजॉल्व नहीं करेंगी, दैट्स व्हाई दिस इज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, लिमिट। और ह्यूमन आई के लिए कितनी होती है, 1 मिनट, क्योंकि ह्यूमन में आप लैम्डा हमें पता है लाइट का एवरेज ले लेंगे, हमारे आंख का अपर्चर का भी फिक्स है, इसलिए हमारा थीटा फिक्स है, किसी टेलीस्कोप का थीटा फिक्स थोड़ी ना है, क्योंकि वहां तो मेरे ए मेरे हाथ में है, मैं जितना ए बड़ा करता जाऊंगा उतना मजा आता जाएगा। अब बताइए रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, क्या दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, ये थीटा के इनवर्स होती है, बोले तो ए अपॉन 1.22 लेम्डा, समझो, और समझकर याद रखोगे ना तो ये मजे आएंगे कि हाँ सर अब बात समझ में आ गई है, रिजॉल्विंग पावर और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। और एक सेंटेंस बोल लो, एक आंख कह रही है मैं तो बहुत पास पास वाले ऑब्जेक्ट को भी रिजोल्व कर पा रही हूं, अच्छा वो कम थीटा को रिजोल्व कर लेती है, मतलब उस आंख की रिजोल्विंग पावर ज्यादा है। बोलो पढ़ूं क्या, कहां तक पहुंच गए बता दीजिए। अब बताएं टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस का लार्ज अपर्चर का क्या फायदा है, खुद सोचिए, लार्ज अपर्चर, लार्ज अपर्चर मतलब ए ज्यादा तो थीटा, थीटा कम, ए ज्यादा तो थीटा कम, और थीटा कम तो रिजॉल्विंग पावर ज्यादा, और हम भी तो यही चाहेंगे, वही तो टेलीस्कोप खरीद के लाएंगे जिसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा हो। नीट 18 में आया, 21 में फिर रिपीट हुआ है। अच्छा व्हाट अबाउट फोकल लेंथ, ये बता सकते हो क्या होगा, ये पुराना कॉन्सेप्ट, मैग्निफिकेशन होता है एफओ बाय एफई, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा लेनी चाहिए, क्यों ज्यादा लेने से क्या फायदा, उसका मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा। आप इन शब्दों को ही समझ पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, रिजोल्यूशन अलग होता है, मैग्निफिकेशन अलग होता है, रिजोल्व करने का होता है अलग अलग देखना, और मैग्नीफाइड का मतलब होता है बड़ा करना, दोनों बातों में अंतर है। तो टेलीस्कोप बनाते समय दो बातें ध्यान रखते हैं, एक तो बड़े से बड़ा ऑब्जेक्टिव लो और उसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा लो, दोनों ही ज्यादा।
1 मिनट रुक रहा हूं, टेलीस्कोप फिर से पढ़ाता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। दोनों में अंतर समझो, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन अलग होता है और रिजॉल्विंग पावर अलग होता है। टेलीस्कोप में साइज भी बड़ा लेते हैं ऑब्जेक्टिव का, फोकल लेंथ भी ज्यादा लेते हैं, पर दोनों की रीजन अलग अलग है। फोकल लेंथ ज्यादा लेने का आंसर है मैग्निफिकेशन, और अपर्चर का साइज बड़ा लेने का आंसर है रिजॉल्विंग पावर। 2018 2021। चलिए अब आते हैं माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप की भी पढ़ लेते हैं। अब पता है माइक्रोस्कोप में क्या होता है, पहले इसको आप लिख लें। माइक्रोस्कोप में बच्चों क्या करते हैं, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंगल ना होकर वो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का सेपरेशन होता है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल सुनिएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है बताइए, क्या करता है? जो बैक्टीरिया की बात करें, आपकी बायो की लैंग्वेज में सेल्स की बात करें, आप सेल्स देख रहे हो पर आपको नेकेड आई से नहीं दिख रही। आप 12th में 10th में बॉटनी में लैब में गए होंगे, तो जैसे ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्लाइड डाली, आपको अंदर के बैक्टीरिया या सेल्स वो दिखाई दे रहे हैं। क्या हो रहा है, बैक्टीरिया इतना छोटा था या सेल्स इतनी छोटी थी कि आपकी आंख उसको ना तो देख पा रही है ना रिजॉल्व कर पा रही है। तो अच्छा माइक्रोस्कोप कौन? मैं ऐसा बोल रहा हूं, मेरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है 1 माइक्रोमीटर। तो सेंटेंस समझो क्या है, 1 माइक्रोमीटर का क्या मतलब है, वो दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच की दूरी 1 माइक्रोमीटर है उनको भी देख सकता है। इसका मतलब यहां एंगल के रूप में नहीं, किसके बारे में बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ एच। क्या होता है इसका फॉर्मूला, वो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। एक बात और बताता हूं, ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ये जो एंगल बन रहा है लेंस के टॉप से, इसे बोलते हैं अल्फा। क्या बोल दिया इसको, अल्फा। और बाकी तो डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं आपको। एच आता है 1.22 लैम्डा बाय 2 म्यू साइन अल्फा। आइडिया दे देता हूं कैसे आया, देख लीजिए। 2 मिनट में आप डिराइव भी कर सकते हैं, एच निकालना है। व्हाट इज एच, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। टेलीस्कोप में वो किस में बात करते थे आप, इन टर्म्स ऑफ एंगल। यहां इन टर्म्स ऑफ एंगल बात नहीं होती, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस बात होती है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस। आप जब इस सेंटेंस को बोलोगे तब आप समझ पाओगे कि हाँ सर, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और उसमें लिखा हुआ है ये अप टू 1 माइक्रोमीटर देख सकता है। इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस 1 माइक्रोमीटर से कम होगी तो वो नहीं देख पाएगा। अब इसमें पता है एक बढ़िया बात है जो आपने कभी देखी हो कि ना, वो स्लाइड्स देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर, तो पता है देखने वाला जो ऑब्जर्वर होता है वो स्लाइड्स के ऊपर कुछ बूंदे डाल देता है पानी की। कभी देखी है आपने, दो स्लाइड्स देख रहे हैं और स्लाइड के थोड़ी से ऊपर पानी डाल देंगे। कभी आपने देखा हो या कभी वीडियो देखिएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कैसे देखते हैं, तो स्लाइड्स के ऊपर हल्का सा लिक्विड डाल देते हैं। अब देखिए लिक्विड डालने से क्या हुआ, मजा आएगा। जब हम टेलीस्कोप में बात करते थे ना, तो बच्चों ये लैम्डा मेरे हाथ में नहीं था। ये लैम्डा क्या था, स्टार से आने वाली लाइट की वेवलेंथ। स्टार से आने लाइट की, उस लाइट की वेवलेंथ में थोड़ा चेंज कर सकता हूं। इसमें लैम्डा क्या है, ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट।
आपने क्या करा, लेंस और इसके बीच में पानी भर दिया। क्या हुआ पानी भरने से, सोचिए। पानी भरने से लैम्डा, लैम्डा नहीं, लैम्डा बाय, और सोचिए अगर लैम्डा कम हो जाएगा तो मजे आ जाएंगे ना, क्योंकि रिजॉल्विंग पावर तो हमेशा लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लैम्डा कम, रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी। महसूस करिए कि अगर सर मैं यहां पानी भर दूंगा तो पानी भरने से होता क्या है, लैम्डा कम हो जाता है। सोच, लैम्डा कम हो गया तभी तो लैम्डा बाई म्यू है। अगर ये एयर में करूंगा ना तो ये नहीं आएगा, मीडियम में करूंगा तब क्या आएगा, लैम्डा बाय म्यू। आपसे पूछा जाए एयर में कर रहे हो तो बताए एच क्या आएगा, कोशिश करो। 0.22, 1.22 लैम्डा बाय 2 साइन अल्फा। मीडियम में करोगे तभी तो लैम्डा बाय म्यू आता है। और इस म्यू साइन अल्फा को एक नया टर्म बोलते हैं फिजिक्स में, इसे बोला जाता है न्यूमेरिकल अपर्चर। क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर। लिख लीजिए, कभी क्वेश्चन आया नहीं है, पर सब एम्स में सारी बातें आ चुकी हैं, नीट में नहीं आई हैं। मुझे क्या याद रखना है सर, मैं पेपर में इतने बड़े बड़े फॉर्मूले याद रखूं क्या, आवश्यकता नहीं है, कभी प्रश्न नहीं आया। आप सिर्फ एक बात याद रखिए, रिजॉल्विंग पावर लैम्डा के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इससे ही काम चल जाएगा। सर एक बार ये बता दीजिए कैसे डिराइव होगा। मैं आपको आइडिया दे देता हूं, आप भले लिखना मत, पर पता चलेगा कि हाँ सब चीजें रिलेट की जा सकती हैं। मॉड्यूल में तो डायरेक्ट दे रखा होता है, अब कैसे डिराइव करें आप बताइए। आप मुझे बताओ, ये मेरी ये आंख है, ठीक है, इन दो के बीच का एंगल कितना चाहिए, 1.22 लैम्डा बाय ए ही तो चाहिए। अरे हेलो, इससे कम हो जाएगा तो आंख उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएगी। तो मेरे पास थीटा आ गया। क्या थीटा से ये वाली चीज रिलेट कर सकते हो, ये टोटल कौन है बताइए, ये ए तो आधा a/2, ये दूरी ऑब्जेक्ट की u। यहां से आप 10 की वैल्यू निकाल लीजिए, उसको यहां रख दीजिए, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.22 लैम्डा बाय 2 म्यू साइन अल्फा। यहां पे लैम्डा कौन है, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट, और मीडियम में जाने पर लैम्डा नहीं, क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय म्यू। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं वो करके देख लेते हैं, बात बन जाएगी। निकालिए मॉड्यूल, होमवर्क लिख लें। आज 2 बिगनर बॉक्स आपको करने चाहिए, बिगनर बॉक्स 4 और 5। एक बार 2 मिनट और समझा देता हूं सर हो क्या रहा है, वो आपको फिर सिखाता हूं कि लेंस से जब लाइट पास हो रही है तो हम आज तक ऐसा मानते थे कि पॉइंट इमेज बनेगी, पर आज और बातें हमने बढ़िया समझी कि जब लाइट लेंस से पास होती है तो डिफ्रैक्शन भी होता है, और डिफ्रैक्शन का एक इमेज नहीं, मल्टीपल इमेजेस बनती हैं, और ये उस इमेजेस का क्या है, पैटर्न। ये पहली थंब रूल। अब मुझे एक ही क्यों दिख रही है, क्यों, मुझे तो सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा ही दिखता है, इनकी इंटेंसिटी तो बहुत कम होती है, ब्लड होती है बहुत, हमें तो एक ही दिखती है। पर दिक्कत कब आ जाएगी, जब आप 2 डॉट्स को देखोगे तो इस डॉट का पैटर्न और इस डॉट का पैटर्न दोनों क्या करने लगेंगे, ओवरलैप। रेटिना परेशान हो जाएगा कि भाई एक इमेज है या 2 इमेज। टेलीस्कोप क्यों नहीं परेशान हो रहा बताइए, टेलीस्कोप का अपर्चर जाता है, मेरी आंख का लेंस छोटा है, ये अंतर समझ के जाइए, आंख का लेंस छोटा है, ऑब्जेक्टिव का अपर्चर ज्यादा है, अपर्चर ज्यादा होने से उसका थीटा कम हो गया, उसकी रिजॉल्विंग पावर बढ़ गई। मेरी आंख का थीटा 1 मिनट क्यों फिक्स है, ए फिक्स है, लैम्डा फिक्स है, इसलिए 1 मिनट एग्जैक्ट फिक्स आंसर आता है। इसलिए तो मैं बोलता हूं मैं तब तक रिजॉल्व कर पाऊंगा जब तक मेरी आंख पर बनने वाला एंगल 1 मिनट से ज्यादा होगा। जैसे ये प्रोजेक्टर और कैमरा
मुझे अलग अलग डिस्टिंग्विश नजर आ रहे हैं। आप इसको बढ़िया सेंटेंस में बोल के जाओ ना, सब प्रोजेक्टर और कैमरे से जो आंख पर एंगल बन रहा है वो एंगल 1 मिनट से ज्यादा है, इसलिए आप डिस्टिंग्विश कर रहे हो, आपको परेशानी नहीं हो रही। और मैं सर इन दो डॉट को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा, क्योंकि आंख पर ये जो इनसे एंगल बनेगा, ये एंगल 1 मिनट से छोटा हो रहा है, मेरी आंख पहचान ही नहीं पा रही। दूसरे शब्दों में मेरी आंख पे जो पैटर्न बन रहे हैं वो इतने ओवरलैप हो रहे हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि वो एक इमेज है या दो इमेज। क्या बात क्लियर है? मेरे हिसाब से मैंने आपको सारी बात समझा दी। दो क्वेश्चन करके देखिए। एक्सरसाइज 1 में आइए, 2 में आइए, 13वां और 18वां, 13वां और 18वां दो और कर लीजिए तो आज का काम अपना पूरा हो जाएगा। तो डिफ्रैक्शन मैंने खत्म कर दिया है। कल 15 मिनट का डिफ्रैक्शन और बचा है, फ्रेनल डिस्टेंस और पोलराइजेशन चालू करेंगे, तो 2 लेक्चर पोलराइजेशन में पूरा हो जाएगा। तो वेनसडे तक मैं आपको खत्म कर दूंगा। आज मंडे है, परसों वेनसडे, वेनसडे की लास्ट क्लास लूंगा ताकि वेनसडे को पूरा खत्म कर दूंगा। ठीक है, अब बचा है पोलराइजेशन, तो कल से पोलराइजेशन स्टार्ट करेंगे। कल ही कोशिश करेंगे कल हो जाए काफी सारा, और बचा हुआ और पेपर्स का डिस्कशन, ये जो जितने मॉड्यूल हैं वो अपन वेनसडे को करेंगे। क्लियर है? बस उसके बाद छुट्टी है, बिल्कुल फिर बायो चालू करेंगे। चलिए 18वां बताइए, 18वां क्या कह रहा है? 18वां, दोनों ज्यादा चाहिए, दोनों दोनों ज्यादा चाहिए, तो फोकल लेंथ भी ज्यादा, अपर्चर भी ज्यादा। 13वां देखिए, 13वां, रिजॉल्विंग पावर लैम्डा के इनवर्स, रिजॉल्विंग पावर लैम्डा के इनवर्स। अब इतना आसान सवाल आया है, ये फॉर्मूले कोई नहीं पूछता, 1.22 लैम्डा, सिर्फ डिपेंडेंसी याद करिए और पुराने पेपर करने से आइडिया लगता है। बताइए, लैम्डा 2/λ1, पहले की वेवलेंथ, पहले की 4000, दूसरे की 6000, 3/2। अब मेरे हिसाब से तो 15 और 16 मैंने छोड़े हैं बस। एक बार आप देख लो और क्या रह रहा है इस एक्सरसाइज में, जिन्होंने सब टिक लगाए हैं वो एक बार बताओ। 15 16 के अलावा, 15 16 के अलावा 12 हो गया क्या? 12, ये 15 16 दोनों पोलराइजेशन के हैं, तो जिसको हम कल कवर कर लेंगे, 2 दिन का है हमारे पास पोलराइजेशन के, तो हम वेनसडे को इसको बढ़िया अच्छे से फिनिश कर देंगे। रेस इंटरफेरेंस की मैंने आपको दी है, कल रेस डिस्कस करूंगा इंटरफेरेंस की। किसी ने करे हो तो कितने सवाल इंटरफेरेंस की रेस में? खोली क्या किसी ने रेस? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कर लीजिएगा, हो जाएंगे सारे सवाल, डिस्कस कर लेंगे कल। चलिए, थैंक यू। कल पोलराइजेशन 2 दिन चलेगा, सरल टॉपिक है, उसको फिनिश करेंगे।
गुड मॉर्निंग। सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन, बैठिए, बैठ जाइए। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। हाँ मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, इनको भी ऑनलाइन